नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में सरकार लाभार्थी सम्मेलन कर रही है। 7 जुलाई इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में लाभार्थियों से संवाद कर चुके हैं। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या करीब 4 करोड़ बताई जाती है। यह सरकार और बीजेपी का दावा है। अगर हम बात करें इन लाभार्थियों की तो 2013 में ही 1,39,38,786 मत बीजेपी को जब मिले तो 163 सीट पहली मर्तबा 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई उसके बाद मिली है। अगर 1/3 मतदाता भी ये लाभार्थी मतों में तब्दील हो जाते हैं बीजेपी के पक्ष में तो एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। और इसी कवायद में भाजपा और सरकार लगी हुई है, लेकिन कितनी कामयाबी होगी ये देखने वाली बात है। और इन्हीं लाभार्थी सम्मेलनों के साथ ही प्रदेश की सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इसे लाभार्थी सम्मेलन ही एक बरगलाने वाले सम्मेलन के रूप में संज्ञा दे रही है। चले हम हमारा मजमून आपको दिखाएंगे और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। आप मजमून देखिए और फिर लौटते हैं पैनलिस्ट के साथ। राजस्थान में चुनावी गहमागहमी जोरों पर है। इस बार चुनावी यात्रा में बीजेपी का फोकस अपनी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने पर है। इसी कवायद के तहत बीजेपी ने जयपुर स्थित अमरूदों के बाग में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया। लाभार्थी सम्मेलन का उद्देश्य सरकार के लिए साफ है। सरकार इसके जरिए वोट पर निशाना साधना चाह रही है। सीएम राजे ने लाभार्थी सम्मेलन में संबोधित करते हुए इस योजना को नई पहल बताया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस बात पर भी भरोसा दिलाया कि राजस्थान को बीमारू राज्य नहीं रहने दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब स्कूल बन गए, जब ये सब काम हो गया तो ये भूतों में भविष्य के लोग मेरे को कहते हैं कि ऐसा काम पहले नहीं हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सरकार 5 साल में ये काम कर सकती है तो 50 साल की सरकार क्या कर रही थी और क्यों नहीं ये सब काम करके दिया? आज राजस्थान पिछड़ा नहीं रहता, आज राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बन के रह जाता। ये मैं आपको विश्वास में दिलाना चाहती हूँ। 5 साल पहले जब हमने सरकार संभाली थी तो इसको बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था। लोग कहते थे कि राजस्थान, अरे राजस्थान वो तो बीमारू प्रदेश है। आज मैं आपको कह सकती हूँ कि जगह जगह पे कई चीजों में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का पायदान है। राजस्थान उस पायदान पे खड़ा हो चुका है। इधर कांग्रेस लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि लाभार्थी सम्मेलन सरकार की नाकामी जाहिर करता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस तरह के आयोजन कर जनता पर एहसान नहीं कर रही है। को सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो सरकार को एहसान नहीं करे। सरकार का काम ही होता है कि योजना को लागू करें। और आज जो भी नई घोषणा कर रहे हैं कि मोबाइल बांटेंगे और इंटरनेट फ्री देंगे, ये सब एक डेस्परेट मेजर है अपनी के लिए। उनका बीजेपी का रास्ता से सुपड़ा साफ होने वाला है, तो वो हर नाकाम कोशिश करने के लिए उतारू है कि कैसे न कैसे हम कुछ वोट बचा पाए। लेकिन नौजवान, किसान, सब वर्ग के लोग राजस्थान के बीजेपी से छुटकारा पाना। चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक दल वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। राजस्थान में भी कमोवेश स्थिति यही है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर है तो कांग्रेस को फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज होने की प्रबल इच्छा। यही कारण है कि सत्तारूढ़ दल रह रहकर योजनाओं का लाभ गिना रहा है तो विपक्ष हर मोर्चे पर उसकी कमियां। लेकिन अंत में यह प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन सत्ता पर फिर से काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, मजमून आपने देखा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह भी कहा, इन सम्मेलनों में लगातार ये बात कह रही हैं कि 50 साल बनाम 5 साल। हम आपको बता दें कि राजस्थान में 1998 के बाद से लगातार एक सिलसिला चल रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। और इसे तोड़ने के लिए कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की कि लगातार वो दूसरी पारी खेल सके और अब बीजेपी भी यही कर रही है। बीजेपी अपने राज्यों का वो उदाहरण दे रही है जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात है। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है, चाहे अमित शाह हो, चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर दूसरे नेता हो, ये कहते हैं कि विकास की धारा को अगर देखना है तो गुजरात जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए। राजस्थान में विकास जब होना शुरू होता है तो सरकार बदल देते हैं। इसी वजह से जो विकास की धारा है वो वहीं पर रुक जाती है।
एक बार और मौका दीजिए बीजेपी को और फिर देखें कि विकास की धारा कहां पहुंचती है। अमित शाह जब पिछले दिनों 4 अगस्त को माफ करेगा, जब राजसमंद के जेके स्टेडियम में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने विकास की धारा का एक समीकरण और फार्मूला दिया था कि राजस्थान विकास चाहिए तो 3 राज्यों की तरह यहां भी बीजेपी की सरकार बनानी होगी। और अभी यह कहा जा रहा है कि 5 साल में जो कुछ हुआ है वो 50 साल में नहीं हुआ। 50 साल यानी कि कांग्रेस के जो शासन के रहे उसमें नहीं हुआ। और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि विकास को अवरुद्ध किया गया और जनता की योजनाओं को जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। सीधा आरोप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कांग्रेस के जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उन तमाम मुख्यमंत्रियों पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और इसी के साथ सियासी पारा भी चढ़ता है और यही मायने होते हैं सियासत के। और खैर, लेकिन मायने यहां इस तरह के सम्मेलन के क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका अगर हम एक जवाब ढूंढें तो साफ है कि 4 करोड़ लाभार्थी जो केंद्र और राज्य सरकार के बताए जा रहे हैं प्रदेश में, अगर वो 1/3 भी तब्दील होते हैं बीजेपी के पक्ष में मत में, तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, यानी कि सरकार भी बना सकती है। लेकिन क्या सरकार को भरोसा है? सम्मेलन पहली मर्तबा किए जा रहे हैं और इन सम्मेलनों में क्यों सियासत हो रही है, क्या इसके मायने हैं, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं। महेश जी, इन सम्मेलनों के कोई मायने हैं? और पहली मर्तबा ऐसा देखा जा रहा है, पहले जनसभाएं हुआ करती थी, सारी चीजें होती, लेकिन लाभार्थियों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम पहली बार देखा जा रहा है। देखिए, अगर इसे प्रचार की दृष्टि से देखा जाए या नए प्रयोग के रूप में देखा जाए, तो ये एक नया नजरिए से और नए प्रयोग के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है कि हम आम लोगों तक क्या संवाद कर सकते हैं और इसके जरिए क्या खामियां रही, क्या नहीं रही। तो एक तो लाभार्थी स्वयं बताए किसी को कि मैं इसको लाभ मिला, एक यह है कि इसमें कोई अड़चन आई है या और कुछ जो भी दिक्कतें आई तो उससे भी वाकिफ होता है। एक ये नजरिया, इसे आप प्रयोग के रूप में दे सकते हैं। और अगर प्रचार की दृष्टि से देखा जाए तो एक सत्ता में जो बैठा जो भी दल है वो यही सोचता है कि इसको हमारी जो पब्लिसिटी, जो हमारी उपलब्धि के रूप में आम लोगों तक पहुंचाया जाए, एक ये नजरिया है। लेकिन अगर इसे जिस रूप में मतलब क्या कहते हैं ना, जो लिया जाता है, अगर सकारात्मक दृष्टि से लिया जाए तो बहुत बढ़िया है जी। और ये मतलब एक जीता जनता के और लाभार्थियों के बीच सीधा संवाद है। लेकिन अगर इसका उपयोग कहीं सिर्फ अपने आने वाले चुनाव को टारगेट बनाकर किया जाता है तो वो एक दूसरा राजनीतिक का एक पहलू बनता है, फिर वो राजनीतिक सियासत उस पर भी शुरू। क्यों कि ये प्रयोग करने वाली इस समय पहली ही सरकार है जो ये इस तरह का प्रयोग कर रही है, बाकी दूसरी सरकारों ने अभी तक नहीं किया है। तो जो दूसरी विपक्ष जो है, तो वो विपक्ष को एक हमला करने का एक मौका भी दे दिया गया है। अब ये सियासी इसके क्या फायदे होते हैं, क्या रिजल्ट निकलते हैं और इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को कितना मिलता है या नहीं मिलता है, ये बाद में आने वाले चुनावों के अंदर, आने वाले चुनावों में, दिनों में इसके जो परिणाम जब आएंगे तो उसमें मालूम परिलक्षित होगा कि ये प्रयोग कितना सफल रहा, कितना सामान्य रहा और कितना विफल हो गया। जी लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी पहली मर्तबा एक इस तरह का प्रयोग कर रही है। प्रयोग इस मायने में कहा जाता है कि एक नई कवायद है, ये नया प्रयोग है, नवाचार कह सकते हैं राजनीति का इसको, कि लाभार्थियों को बुलाया जा रहा है, सम्मेलन किए जा रहे हैं, प्रदेश स्तर की बात की जा रही है, फिर बीच में चर्चा थी कि जिला स्तर पे भी किया जाएगा और इसे विधानसभा स्तर पे भी किया जाना चाहिए, इस तरह की चर्चा थी जब नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को यहां पे आए थे तब। लेकिन खैर चले, अब आगे कितना होगा कितना नहीं होगा, समय का अभाव है, अपनी अपनी एक परिस्थितियां हैं। लेकिन सम्मेलन कराए जाने के पहली बार बीजेपी ने इस तरह की कोशिश की है, एक शुरुआत की है, क्या मायने है इसके? इसमें सकारात्मक रूप से यदि बात करें तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जिन लोगों को लाभार्थियों को लाभ पहुंचा, योजनाओं के माध्यम लाभ पहुंचा, उनकी गुणवत्ता और उनके बारे में जानकारी लेना एक नैतिक दायित्व बनता है। जनता भी जाकर के अपनी योजनाओं की एक जिसको कहूँ असली जामा पहन चुकी जो योजना है, उस योजना कितना लाभ लोगों को मिला, क्या क्रियान्वयन में क्या क्या अड़चने आई, क्या उनका रिजल्ट सामने आया, ये सब वहां पर देखने को मिलता है।
और जिस प्रकार के संवाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और जनता बीच जा रही है, तो सीधे तौर पर लगता है कि राजस्थान भर के अंदर कई सारे लोगों को कई सारी योजनाओं का नगर तौर पर लाभ मिला है। एक नवाचार है, और नवाचार जब भी होता है तो निश्चित रूप से कोई क्रिटिसाइज करता है, कुछ लोग अच्छा भी लगता है, उसके सुखद परिणाम और किस तरीके आते हैं राजस्थान जनता बेहतर तरीके से बता सकती है। आज 4 से 5 करोड़ लोगों के बीच के लोगों को यदि लाभार्थियों को लाभ मिला है, अन्य अनेकों योजनाओं का लाभ मिला, तो निश्चित बड़ी उपलब्धि राजस्थान सरकार की है। और जब सरकार जब अपने अन्य अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बैठती है, बात करती है, चर्चा आता है, और जब राजस्थान की राजधानी पर भी सब लाभार्थी आते हैं तो एक दूसरे में मिलते हैं, जानकारी प्राप्त होती है, कहाँ किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा है, जिन योजनाओं से लाभ मिला, तो एक सकारात्मक सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल है लक्ष्मीकांत जी, आपने बिल्कुल सही कही कि अगर कहीं कोई अड़चन है, कोई दिक्कत है, कोई राइडर लगे हुए हैं तो सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन बस एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो जनसंवाद जिस कार्यक्रम को दिया जाता है वहां संवाद नहीं रहता है, वो केवल नेताओं के स्पीच सुनने के लिए यहां बुलाया जाता है। उनसे किसी से भी एक रैंडमली बुला करके किसी ब्लॉक से ये नहीं पूछा जाता है कि धूड़ाराम जी आप खड़े होइए और बताइए कि आप किस योजना के लाभार्थी हैं, आपको इस योजना तक कैसे मिले। तो मुझे लगता है कि वो एक जनसंवाद जो एक्चुअल जो आपने टाइटल दिया हुआ है वो शायद तभी सफल माना जा सकता है, क्योंकि अभी तो देखिए जो टीवी पे विज्ञापन चल रहे हैं केवल उसी लाभार्थी को वहां पे एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है और उसको स्टेज पे बुलाया जाता है। अब किसी से, क्योंकि जब मोदी साहब यहां पे आए थे तब ये माना जा रहा था कि वो शायद पूछेंगे, तैयारी भी इसी तरह से की गई थी, वॉलेंटियर से खड़े किए गए थे, आपके मंत्री विधायकों को ब्लॉक्स में खड़ा किया गया, 65 ब्लॉक्स बनाए गए थे उस समय कि किसी भी ब्लॉक में से प्रधानमंत्री जी किसी को भी पूछ सकते हैं कि बताइए आपको कौन सी योजना का लाभ मिला और किस तरह से मिला। तो ये सब चीजें अगर की जाए तो मुझे लगता है उसमें जो टाइटल आपने लिख रखा है कि लाभार्थी जन संवाद कार्यक्रम। देखिए प्रधानमंत्री जब आए तो कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाया गया था, बातचीत भी की गई थी, और इस प्रकार से ये फीडबैक जो एक कागज के माध्यम, फॉर्म के माध्यम से लोगों को लिया जा रहा है। जब संवाद सब लोग यहाँ पर आते हैं तो कलेक्टर्स के माध्यम से, अन्य माध्यम से, लाभार्थियों के माध्यम से फीडबैक्स वहां पर लिए जाते हैं। उन फीडबैक्स की जब रीडिंग होती है और पता लगता है कि फीडबैक्स के क्या क्या असुविधाएं उन्हें हुई, क्या क्या सुविधाएं उन्हें, सरकार से कितना फायदा उन्हें पहुंचा, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सकारात्मक सोच सामने निकल कर आती है। देखिए जब मंथन होता है तो मंथन के 2 सुखद परिणाम होते हैं, कुछ मक्खन सामने निकल करके आता है, और मक्खन के रूप में जब कुछ योजनाओं का लाभ और सारा नए स्वरूप और लोगों की योजनाओं के बारे में अपेक्षाएं और उनसे उनकी क्या उनको असुविधा हुई है, वे सब जब मिलती है सरकार को नया सोचने, कुछ नई आगे योजनाओं के बारे में अच्छा सोचने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि सकारात्मक पहलू की ओर सोचे, माननीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री हो, मैं तो कहता हूँ नेता प्रतिपक्ष भी सरकार की बातों को लेकर जनता बीच संवाद करें, लाभार्थियों को बुलाए, बातचीत करें, और निश्चित नया पहलू सामने आएगा कि उन्हें क्या सुविधाएं हुई है, सरकारी योजनाओं को कितना फायदा मिला है, नेता प्रतिपक्ष ढूंढी सब जाए। लेकिन जब राजस्थान विधानसभा बजट पास होता है तो राजस्थान के मुख्य नेता प्रतिपक्ष वहां गायब रहते हैं। ये बड़ा प्रश्न राजस्थान की जनता को लेकर के बीच में उठता है। बजट पास होते वक्त तो नहीं गायब रहे, बजट भाषण के समय नहीं, बजट भाषण में भी मौजूद रहे, नहीं बजट भाषण में भी मौजूद थे। देखिए बजट भाषण में मौजूद थे और नेता प्रतिपक्ष से बजट पास हो रहा था तब भी थे। ये कह सकते हैं कि बीच में सत्र के दरमियान कहीं चले गए हों, बीच में नहीं रहे। हालांकि ये भी देखिए पहली बार ऐसा सिलसिला नहीं है लक्ष्मीकांत जी, ये तो हमारे यहाँ के सिस्टम का पार्ट है जिस प्रकार की जिसको बना दिया गया राजनीतिक दलों की ओर से। जो लोग अच्छे से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, वे सत्ता पक्ष कहते अच्छे से निभा सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न खड़ा यहाँ पर होता है। चलिए आशोपा साहब हमारे साथ में। आशोपा जी, लक्ष्मीकांत जी को आपने सुना कि इसे सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए इससे। अगर आपका ये एक ही लाइन का प्रश्न है तो मेरा ये जवाब है जी कि फिर इस मंच के ऊपर जनता के पैसे है ना, ये कोई भाजपा के पैसे तो है नहीं, तो इस मंच के ऊपर नेता आयोजन भी सरकारी है, तो नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाइए इस मंच के ऊपर, और फिर कांग्रेस को गाली निकालना बंद करिए। उस मंच पे आप कह रहे हो 50 साल कांग्रेस के, हमारे 20 साल, वो बाबू साहब भैरव सिंह जी शेखावत के 10 साल क्यों गिन लिए? वो तो आपको खुद ही बोल गए कि मेरी भूल हुई सबसे बड़ी, जो मैं इनको लाया राजस्थान 22,000 करोड़ का घोटाला कर गई है, भैरव सिंह जी ने बोला था। ठीक बात है ना? अभी तो एक बार एक मिनट इस बात का जवाब देता हूँ। आपने बाद में देना जवाब, मैंने आपकी सारी बातें याद रखी है, मैं जवाब दूंगा, आप बाद में देना। चलिए अब बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन पे कृपा इन्होंने क्यों कर दी, मेरे तो ये समझ में नहीं आया। कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं है, वो सारे राजस्थान की जनता जानती है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस नवाचार के सकारात्मक पहलू की बात करें, फिर तो रोज नल में पानी देती है सरकार, हर गली में जाए, सरकारी फंक्शन करे और कहे जहां जहां भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के सरपंच हैं, या वो करें प्रोग्राम, और कि भाई हम पानी पिला रहे हैं आपको,
बोलो पानी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत बचकाना सा बात लग रही है। इसकी कोई इस सकारात्मक पहलू की तो बहस करना मैं समझता हूं कोई समय की सम्मेलन पे अगर बात पे आ रहा हूं, इसका सकारात्मक पहलू कोई है ही नहीं। एक तरफा संवाद और चुनाव प्रचार है। चूंकि चुनाव आयोग में इतना पौरुष नहीं है कि वो इसका संज्ञान ले, इसलिए मैं तो साफ कह रहा हूं ना, संवैधानिक संस्थाओं का तो कचूमर कर ही दिया है मोदी सरकार ने। चुनाव आयोग के अंदर अगर पौरुष हो तो आज इस बात को उठाए कि भाई ये आचार संहिता लग गई, डेट्स की घोषणा बाद में करेंगे, ये कल ही बंद हो जाएगा। अभी मैं देख के ऋण लाभार्थी भी लिख रखा है। अब मुझे बताओ, जिसका आपने ऋण माफ कर दिया उसे क्या संवाद कर रहे हो आप? ये केवल चुनावी है, लेकिन उसका कोई लाभ भाजपा को 1% भी मिलने वाला नहीं है। अगर किसी में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है सरकारी मशीनरी में, तो वो इनको नोटिस दे कि ये जो आज ड्रामा हुआ कल स्कूल में, जो बताओ सरकारी नौकरियां सन 47 से केवल आज तक दी नहीं क्या किसी ने? हर साल मिलती है ना सरकारी नौकरियां। कल आप टीचर्स को बुला रहे हो, जिन टीचर्स को आपने लिखा उसमें 13 दिसंबर के बाद, अब किसी को 14 दिसंबर को अपॉइंटमेंट मिला है, उसमें वसुंधरा जी का क्या लेना देना है? लेकिन आप बुला रहे हो साहब। मैं महारानी बनी राजस्थान की, एक चीज करेक्ट करना, मैं मेरी बात पूरी नहीं, आप जो करें, ये सामंती सरकार है, आप जो करें, मतलब दिसंबर 2013 के बाद, हाँ वही तो दिसंबर 13 नहीं है, 13 साल 13 सरकार 13 में बनी है ना इनकी। मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से ऑर्डर में लिखा, मैं दिखा दूंगा। दिसंबर 2013 के बाद जिनको दिसंबर 2013 के बाद जिनको नौकरी मिली वो यहाँ आए। पहले तो लिखा था आते वक्त काली बनियान, काला शर्ट, काला जूता, रुमाल, कुछ नहीं लाएंगे। काली जुल्फों के लिए नहीं कहा, मना मत करिए, काली जुल्फे तो हैं उसमें। फिर कहा कि नहीं आए तो 1 दिन की तनख्वाह कटेगी। अघोषित छुट्टी करके आप ला रहे हो उनको, ठीक है ना, और क्या कह रहे हो कि तुम्हें हमने नौकरी दे दी। मैं कह रहा हूं काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है। अभी पायलट जी ने बाइट में क्या कहा, किसान, नौजवान, महिला सब आपके खिलाफ हो रहे हैं और आपको बुरी तरह हराएंगे। 2 बात, एक आखिरी बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या यूपीए सरकार ने जब लोन माफ किया था 72,000 करोड़ का पूरे देश में, लाभार्थी सम्मेलन हुए थे, नरेगा शुरू किया, लाभार्थी बहुत बड़ा रोजगार का अवसर दिया था इस देश में करोड़ों लोगों को। लेकिन आप याद कर लीजिए 1984 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल ने 200 का आंकड़ा क्रॉस किया था। 210 सीटें कांग्रेस की आई थी, अकेले आई थी कि नहीं आई थी? उसी से घबरा के तो ये सब 2G ये सब कार्यवाही शुरू हुई कि ये तो 210 पे आ गए, कब 272 पहुंच जाएंगे, क्योंकि नीतियां ऐसी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता के अंदर आपका काम अपने आप बोलता है। मैं ये सीख देना चाह रहा हूं और मैं इनको फिर कह रहा हूं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है इनके लिए कि लोग इससे उल्टा रिएक्शन हो रहा है। हम तो इससे खुश हैं, तो इनके तो उल्टा रिएक्शन और स्क्वायर होगा। पर मैं एक, आपको तो फायदा है उससे, पर मैं आप भी तो लाभार्थी हो जाएंगे फिर इस योजना के। ये कह रहा हूं, आप मेरे को बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, आप अगर सही कह रहे हैं, साइलेंट जो काम करते हो, क्या जनता उसको नोटिस नहीं करती है? करती है ना। ऋण माफी को की ना 2007-8 में किया, उसको नरेगा 2005 में शुरू किया, उसको नोटिस किया। 2009 मई में हमें 210 सीटें दी, यूपी में 22 सीटें आई हमारी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जनता को, कर्मचारियों को, लाभार्थियों को इस तरह से परेशान करना और उनको कहना और फिर कहना। अभी मैडम एक बात और कह रही थी, आखिरी बात इस भाषण की, कि बीमारू से बाहर लाएंगे। 2013 में कहा बीमारू बना दिया। वो पायलट जी ने परसों ही किसी भाषण में कहा था चूरू में कि 1,19,000 करोड़ का लोन था जब मैडम यहाँ आई। अब 3,10,000 करोड़ का पब्लिक डेप्ट है जीपीएफ मिला करके, जीपीएफ माइनस करो तो 2,50,000 करोड़ करीब है। तो वो बीमारू तो बना दिया। अब फिर 2-3 महीने पहले जब से कांग्रेस ने क्वेश्चन किए हैं कि ये इतना लोन हो गया, तब से कह रही बीमारू से निकालूंगी। उससे पहले कहती थी विकसित कर दिया। आप समझिएगा बात को, क्योंकि ये पब्लिक डेप्ट का क्वेश्चन जो है वो सिर पे आ रहा है। 3,10,000 करोड़। पारिक साहब इसका जवाब दो हमें आप। पारिक साहब जवाब देंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर सम्मेलन की बात की जाए, ये जो लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम, सम्मेलन ही कहूंगा, जनसंवाद कार्यक्रम इसे नाम दिया जा रहा है और बीजेपी की कवायद है, सरकार की कवायद है, इसे विधानसभा वार भी किया जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अब समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी की रणनीति का हिस्सा तो कर भी सकती है। मुझे
मुझे नहीं लगता ये अब इस पे करेंगे, क्योंकि अब चुनाव तो बिल्कुल सामने ही आ गया है। इन्होंने शायद लगता है इनको कि देरी से ये कोई मोबाइल या 500-500 रुपए जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं का वो तो अनाउंसमेंट कर चुके करेंगे। तो हो सकता है अफरा तफरी में खराब सही कैसे भी कोई चीज ला करके लोगों के मत्थे मार देंगे, उसमें अपनी फोटो लगा देंगे, कुछ भी करेंगे। उससे अब होना जाना कुछ नहीं। बेसिकली बीजेपी खुद पछता रही है कि हमने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों घोषित कर दिया, ये तो हमारे लेने के देने पड़ गए। चलिए, तो लेकिन बीजेपी तो बहुत खुश है। किससे ठप्पा चाहिए इसमें? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, उनकी तो मजबूरी है, उनके नेतृत्व में उनकी मजबूरी, वो फंसे हुए हैं। हटाए तो मरे, रखे रखना मजबूरी हो गई। चलिए, महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, यहाँ कार्यक्रम तो एक अलग किस्म का है। देखिए, ये भी एक पॉलिटिकल इनोवेशन कहा जा सकता है इसे, एक नवाचार राजनीति में, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसका नाम जनसंवाद कार्यक्रम दिया जाएगा है, लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्य अब ये लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब आए थे, जब तो कुछ लोगों को लेके गया था, ले जाया गया था स्टेज पर, वो पहले से तय थे। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था की गई थी, एक मैसेज जो जा रहा था, लोगों को तैयार करके लाए थे कि भाई किसी का भी नंबर आ सकता है पूछने के लिए कि प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल कर सकते हैं। स्क्रीन लगाई गई थी, 65 ब्लॉक बनाए गए थे, जिसमें एक एक कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ पार्टी के नेता, विधायक, सबको उसमें मुकर्रर किया गया था कि प्रधानमंत्री जी किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन वो 6-7 लोग जो भी हैं स्टेज पे गए। मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, इसमें भी किसी को चेक या जो भी लाभार्थी जो थे उनको स्टेज पे बुलाया गया। लेकिन पब्लिक के बीच में से, जिसे एक संवाद कहा जाता है, या कोई अपनी क्वेरीज किसी की हो, अपना अगर हैंड अप भी करे कि भाई मेरे को कुछ पूछना है, वो सिलसिला नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अगर किया जाना चाहिए जो टाइटल है जिस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो तो मतलब ये होना चाहिए इसका सीधा। देखिए, इसमें मैं आपकी राय से सहमत भी हूं, और ये बता रहा हूं कि जनसंवाद का मतलब यही होता है कि क्या कमियां रही हैं, या उनको जो लाभ मिलने में क्या विलंब हुआ, या लाभ मिला तो उसका वो पूरा पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस तरह के अगर सार्वजनिक रूप से संवाद सवाल जवाब होते तो निश्चित रूप से इसका एक फलीभूत भी होता है, और आम जनता तक और अच्छा संदेश जाता। खैर, कोई बात है, चूंकि पहला नया प्रयोग है तो एक इस तरह से हम इसको लिबर्टी भी दे सकते हैं। पहला प्रयोग था तो इस रूप में इसको लिया जाता। रहा सवाल कि आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए, मतलब जो विरोध की जो बात हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात एक चाणक्य ने जो बताया है, सूत्र है कि वही राजा सफल होता है जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है। तो एक कहीं इस सिद्धांत को अगर इस सूत्र के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो निश्चित है कि आलोचना तो हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं केंद्र में स्वयं भी रहे, और ये भी मालूम हुआ कि लाभ मिला, और लाभ मिले में इतने लोग तो कम से कम आए ही, जहां पहले ये होता था कि लाभ भी मिला या नहीं मिला, और ये एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। एक ये भी देखा जाता है क्या कार्यकर्ता उस लाभ को, जो हमारी जो सरकार की जो उपलब्धियां थी या कार्यक्रम थे, वो पहुंचाने में कितने मतलब उनका योगदान रहा है, वो रहा है। तो एक उनकी संगठन की भी एक सामने आ जाती है कि अप्रोच वो कितने रही है। एक तरफ से सत्तारूढ़ जो दल है उसका जो संगठन और सरकार, तो सरकार की जो अप्रोच इस तरह की थी, संगठन के अप्रोच उस चुनावों को उसके परिणामों को सामने ले जाने की है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि विधानसभा स्तर पे, पंचायत स्तर पे, इस तरह की जो भी है ये इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहला प्रयोग है, कितना सफल होता है कितना नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ जो भी नया कोई कदम उठाया जाता है तो वो भी मतलब क्या कहता है ना, एक आलोचना का निश्चित रूप से उसकी आलोचना की जाती है, संदेश से देखा जाता है, ये एक्शन का रिएक्शन कह सकते हैं। ये इसको इस रूप में भी देखा जाए। अब जहां है कि जो अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से अगर देखें तो इसमें बहुत से डाउट्स भी हैं, और लेकिन हमेशा नकारात्मक की चीज नहीं, सकारात्मक में भी देखनी चाहिए। तो इस और ये एक इशारा भी है जी। मुख्यमंत्री ने एक योजना का और जिक्र किया है, भामाशाह डिजिटल परिवार योजना। इसमें जो बीपीएल परिवार जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं, इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। उन्हें 500-500 रुपए 2 किस्तों में मिलेंगे। और डिजिटल पूरा बताया मुख्यमंत्री ने कि आपकी सरकार का योजना
आपको लाभ किस तरह से किस योजना का मिलना है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको 500 रुपए में एक मोबाइल उपलब्ध, स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा और दूसरी किस्त उसकी 500 रुपए की और मिलेगी। आप जब लेंगे मोबाइल ले लेंगे तब मिलेगी वो दूसरी किस्त, और किसी के भरोसे नहीं रहना आपको, आप तुरंत उसमें क्लिक करेंगे, सारी चीजें होंगी। राजस्थान सरकार की योजना, उसके लिए ट्रेंड भी किया जाएगा बाकायदा कि आपको किस तरह से 1 करोड़ परिवारों को ये लाभ देने की कवायद की जा रही है और 1000 रुपए एक परिवार को ये देने की बात कही जा रही है। ये इसमें एक चीज यूं भी देखा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया का एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी मोदी सरकार। इस कॉन्सेप्ट के तहत ही ये मतलब स्टेप लिया जा रहा है जी। इसको अब कह सकते हैं कि ये लाभ है, ये बांटा जा रहा है, इसको इस दृष्टि से भी देखा जाता है। तो देखा जाए तो एक ये है कि जो आम व्यक्ति, एक जो साधारण लाभार्थी जो है, वो मतलब सामान्य मतलब अच्छी पहुंच वाला आदमी तो लाभ नहीं ले पाएगा, लेकिन जिनको लाभ दिया गया है तो उसकी अप्रोच भी मालूम पड़ रही है कि लाभ उन लोगों को दिया है कि एक दबे कुचले या जिसके आर्थिक रूप से जो समृद्ध नहीं थे उन लोगों को ये लाभ दिए गए हैं। उस लाभ को पाने के लिए और डिजिटल इंडिया को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक ही कवायद हो सकती है, इस रूप में भी इसको लिया जा सकता है। लेकिन जहां अगर आप इस तरह का कोई करते हैं संदेह, तो निश्चित है कि मतलब इसके बारे में अगर सरकार और बीजेपी को भी इन चीजों को स्पष्ट रूप से ये बताना चाहिए था कि ये हम इस एक्शन को यूं ले रहे हैं, जिससे एक मैसेज भी अच्छा जाता। तो चलिए, मुख्यमंत्री की एक नई योजना है कि डिजिटल फैमिली के नाम से इसे नाम दिया जा रहा है। 500 रुपए 2 किस्तों में 1000 रुपए उन लोगों को मिलेंगे जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ बताई जा रही है, और ये वो परिवार हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिल रहा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में हो रहे लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के। लाभार्थी, उन्हें बुलाया जाना, फिर उनसे जनसंवाद कार्यक्रम का नाम है, लेकिन जनसंवाद हो नहीं पाता है। उसमें आप अपने एजेंडे को रखते, आप अपनी बात कहते हैं, वहां एक समझाइश की जो सिलसिला शुरू होता है उसमें बताया जाता है कि आप की पहली बार किसी सरकार ने सूद ली है, आप ये करिए, आप वो करिए, आपको ये इन योजनाओं का लाभ इस तरह से मिला है। उन लाभार्थियों को सामने बुलाया जाता है कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। लेकिन पहले मर्तबा ऐसा देखा जा रहा है, थोड़ा सा एक पॉलिटिकल इनोवेशन कहा जा सकता है, इसे राजनीति का नवाचार कहा जा सकता है। राजनीति में ये बात सत्य है। नाथुराम मिर्जा का एक बार मैं कहीं पे वो देख रहा था कि सब आप राजनीति में केवल सत्ता के लिए आए हैं और चुनाव लड़ते हैं, कि भाई राजनीति में आने का मकसद ये कोई धूनी तपने तो आते नहीं है, चुनाव लड़ाई हो जाता है कि हम सत्ता में आए। कड़वा सच्चे, इसमें क्या गलत बात है। कहीं भैरव सिंह शेखावत जी का और उनका जो एक बयानों को लेकर के कहीं कोई बात चल रही थी, उसमें उन्होंने ये बात कही। तो ये बात सही है कि राजनीति में आप नवाचार कर रहे हैं, सत्ता अंतिम परिणाम है। कहा बेशक कुछ भी जाए कि हम सेवा करते हैं, सेवा के लिए आते हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी बस एक लक्ष्य है कि वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। सत्ता की कुर्सी वो मछली की आंख है, और सारे जो रणबांकुरे हैं सियासत के वो अर्जुन हैं, जो उस आंख में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरह से इस आंख को भेद करके हम सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पहली मर्तबा भी नहीं हो रहा कि नई जो पीढ़ी के लोग हैं वो राजनीति की लालसा के लिए आ रहे हो। ऐसा वर्षों से चला आ रहा है, और सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक सिस्टम है हमारा ये उसी तरह से चुनाव होते हैं। राजनीतिक दल या निर्दलीय कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जो जीतता है, जो सदन जिसे कहते हैं लोकतंत्र के पवित्र मंदिर, उसके दहलीज को पार कर पाते हैं। और ये एक बड़ा हमारा सिलसिला है जिसे फेस करने के लिए सब ठीक रहा तो दिसंबर में एक बार फिर 15वीं विधानसभा के लिए मतदान होगा, या फिर आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन संभावना यह है कि 15वीं विधानसभा के लिए मतदान दिसंबर में होना था। एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा आसोपा साहब के पास में। आसोपा जी, बीमारू प्रदेश की बात मुख्यमंत्री अपने हर स्पीच में लगातार कर रही हैं, और यह भी कह रही हैं कि विकास के लिए पैसे के साथ साथ आपका विजन होना चाहिए। ये पहले तो बीमारू जो कह रही हैं, मैं पहले भी आपके सामने बात की कि हमेशा उनके भाषणों में 2003 से ही ले लीजिए कि वो बीमारू
जब वो कांग्रेस को चैलेंज करती हैं तो कहती हैं कि बीमारू बना दिया है। उसको वो हमेशा जो पब्लिक डेब्ट है, जो बजटरी आपके अनाउंसमेंट्स में होता है, वित्त विभाग का एक लिंक है, उसमें पब्लिक डेब्ट एक फिगर आता है, उसको क्वेश्चन करती हैं। और चुनाव में भी हर जगह देख लो ये आता है, पर हर व्यक्ति पे इतने हजार का लोन है ना, तो उसमें 1,19,000 करोड़ को वो 1.25 लाख करोड़ बोलती थी, वो 1,19,000 करोड़ था उनके अपने बजट भाषण में, वो कोई खास बात नहीं है। अब वो अगर उनकी डेफिनेशन से चले, उनकी परिभाषा से चले, तो आज 3,10,000 करोड़ है। और मैंने पहले बताया प्रोविडेंट फंड घटा तो 2.5 लाख करोड़ है। अब वो बीमारू नहीं है क्या? उसको वो कहती हैं कि भी विकास करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। तो क्या पहले वाले जो ऋण लेते थे वो विकास नहीं करते थे? उसका एक पूरा सिस्टम है। अब चुनावी भाषा कुछ भी बोलो, सीएजी उसकी ऑडिट करती है, सरकारी विभागों के माध्यम से पेमेंट होता है, सारा काम होता है, चाहे सड़क हो, बिजली घर हो, बांध हो, नहर हो, चाहे आपका जो पेंशन वगैरह, ये तो सारी रेवेन्यू से जाती है, नॉन रेवेन्यू टैक्स से जाती है ना, उससे पब्लिक डेब्ट से आप ये सब पेमेंट नहीं कर सकते हो पेंशन वगैरह का। तो फिर वो सब समझते हुए ऐसा क्यों बोलती हैं? अगर उस दृष्टि से देखें तो आज भयंकर बीमार हुए, नंबर 1। दूसरी बात मैं इसमें ये लाना चाहूंगा कि ये मैं इसको बहुत दूसरे नजरिए से देखता हूं। अभी मैं अगर वो लाभार्थी किसान हूं, या जिसको वो SC ST में जिनको आज दिया है, वो 50,000 का लोन लेने वाला एक मैं युवा हूं, या कल वो नौकरी मिला हुआ शिक्षक हूं, और मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़े, तो मैं सही बता रहा हूं, मैं अपमानित महसूस करूंगा। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये पर्टिकुलर पार्टी की हैं, और यहाँ बात पॉलिटिकल एम लेकर के मुझे यहाँ बुलाया गया है, मुझ पर ये एहसान जताया जा रहा है कि तुझे हमने ये दिया, योग्य था या नहीं था वो अलग बात है। मैं मेरी परिस्थितियों से, जो भी स्थितियां हैं देश की, आर्थिक असमानता की बातें, उसके अंदर मेरा वोट देने का अधिकार जब बराबर है, तो मुझे इस तरह यहाँ बुलाकर लज्जित क्यों करवाया जा रहा है? मेरे गांव से 20 लोगों को उठाया जा रहा है, तुम 20 चलो, तुमको लाभ मिला यहाँ पर। आप बात को इसके उस दृष्टि से देखिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं कटाक्ष किए बिना रहूंगा नहीं। अगर लाभार्थियों को बुलाना तो एक छोटी होटल में एक सम्मेलन ये भी कर लें, जिसमें ललित मोदी जी भी आ जाएं, मेहुल चोकसी जी आ जाएं, नीरव मोदी जी भी आ जाएं, जतिन मेहता भी आ जाएं, विजय माल्या भी आ जाएं। वो भी तो लाभार्थी हैं बेचारे, उनको क्यों प्रदेश में बिठा रखा है? वहां की जेलों में सड़ रहे हैं। यहाँ के एयर कंडीशन रामबाग में लाओ ना। भैरव सिंह जी कहते थे रामबाग से ललित मोदी चलाता था राजस्थान की सरकार, वो सबसे बड़ा लाभार्थी है। जब मुख्यमंत्री जी कहती हैं तीन मंत्री, इस तरह का सम्मेलन भी तीन मंत्री लेते हुए पकड़े गए थे, भी बोला था जैसलमेर में, उस समय रामबाग के एक IAS को थप्पड़ तक मार दिया था ललित मोदी ने। महेंद्र सुराणा नाम है उनका, सारी दुनिया जानती है। सॉरी, देखिए अभी अपने कोई ये अपमान का प्रश्न, सवाल अपमान का है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अपमान किसी प्रकार का भी हो। मुझे आज एक बात बताइए, जो मुझे नौकरी परीक्षा देने से मिली, मेरा अधिकार है, मैं जो भी 10,000 20,000 X नंबर टीचर्स हैं, 10 लाख में से चुने गए, 8 लाख में से चुने गए, मुझे किस बात का एहसान जता रहे हो वहां बुला करके? 11 करोड़ रुपए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 11 करोड़ 72 लाख खर्च हो रहे हैं। मैं एक बात ये जो मैं महेश जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, विद योर काइंड परमिशन। महेश जी कह रहे हैं कि भाई इतने लाभार्थी तो है ना, क्या महेश जी ये भूल रहे हैं कि करोड़ों लोगों को नरेगा में नौकरी, वो रोजगार मिला? उन लाभार्थियों का सम्मेलन तो हमने नहीं किया। मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, मैं इस नवाचार से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। 1% भी, मेरी सरकार भी अगर कांग्रेस की इस प्रकार का प्रोग्राम करेगी तो मैं मना करेंगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ आपको, नहीं करना चाहिए। नहीं, सुनिए, मैं सहमत हूँ आपको, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं, चिट्ठी लिखो ना आप। सर सुनिए, चिट्ठी भी लिखिए। वो वसुंधरा राजे ने लाभार्थियों को चिट्ठी भी लिखी, बहुत अच्छी बात लग रहा है। उस पर कमल का फूल भी लगाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो के साथ में लाभार्थी कमल का फूल भी लगाओ। ये जो सफाई कर्मी 21,000 जिनको अभी नियुक्ति मिली है हाल ही में, उनको भी बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से लेटर आप वो जताओ, ऐसा इंडिविजुअल तो है ना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जवाब तो लक्ष्मीकांत पारिक जी को देना चाहिए, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा। बात यहां पे ये है कि ये बात सही है कि इसे लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम दे दिया और सुनना पड़ रहा है सिर्फ नेताओं को, जिनसे जनसंवाद की बात है उसे सुना नहीं जा रहा। लेकिन आपने एक बात कही है कि हमने कभी भी इस तरह के सम्मेलन नहीं किए, लेकिन स्टेज ऐसा ही था, भीड़ ऐसी ही होती थी।
हमेशा आज तक का इतिहास है, आजादी के बाद में कभी भी जब सरकार में सत्ता पक्ष की ओर से, आज आपके जो सम्मेलन किए जा रहे हैं, संकल्प सम्मेलन है, उसका मैं कह सकता हूं कि आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी की भीड़ है। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसके वक्त अगर कोई भी सम्मेलन हुआ है, महिला बाल विकास, नरेगा या फिर दूसरे तरह के लाभार्थी, बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि हो तो वही रहा है, इन्होंने नाम बदल दिया। मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। सरकारी खर्च नहीं हुआ, आप करेक्ट कर लें केवल। सरकारी खर्च नहीं हुआ, सरकारी खर्च, सरकार की लाने ले जाने खाने का होता है, सरकारी खर्च नहीं हुआ। कितना बड़ा फर्क है ये। सरकार की ओर से ही सरकार का ही खर्चा, बाकायदा आरटीओ को निर्देश दिए जाते थे, इस बाड़े में गाड़ी इतनी चाहिए, इस तहसील में इतनी गाड़ी, आपके पास आपके पास जाना चाहूंगा, आपके पास जाना चाहूंगा। देखिए, अगर सत्ता पक्ष में अगर कोई भी पार्टी है, सरकार के रहते हुए अगर कोई सम्मेलन बुलाए जाते हैं तो उसका सरकार ट्रेजरी से पेमेंट नहीं हुआ, आप उठा लीजिए। खर्चा वह कौन करता है? मैं जानना चाहता हूं, एक लंबा एक्सपीरियंस आपका। मैं चुनौती देता हूं, ट्रेजरी से पेमेंट नहीं हुआ। एक बार सुन लीजिए, महेश जी बता दें, मेरी बात का जवाब सुन लीजिए। इसमें कोई दोहराई नहीं। महेश जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा। वही बात है, आपका भी वही सवाल है कि ट्रेजरी से पेमेंट होता था कि नहीं होता था, ये जवाब दीजिएगा। देखिए, जो है कि सत्तारूढ़ दल के पास में कोई ट्रेजरी जरूरी नहीं है, वो दूसरी तरह से माध्यमों से भी तो ये भी कर रहे हैं ना, रैलियां कर रहे हैं ना, तो 20-20 करोड़ की रैली मोदी अकेले करते हैं। तो आप सुनिए ना, कौन मना कर रहा है? सुनिए सर, मैं तो इस वजह से कह रहा हूं कि देखिए, सत्ता के राफेल के पैसे बीजेपी के पास बहुत सारे, राफेल में बताइए, सर राफेल और लड़ाकू विमान है सर, उसकी गड़गड़ाहट से बिल्डिंग हिल जाएगी। फिलहाल तो हम उसी मंच पे रहना चाहेंगे, उस पर मत आइए आप। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा महेश जी का जो जवाब है। देखिए, सत्ता की तेल की कड़ाई में गुलगुले सबने तले हैं और वो सरकारी खर्चे के तले जाते हैं। आसोपा साहब, आप तो खुद एक ऑफिसर रहे हैं, जानते हैं कि कैसे पैसे का खर्च किया जाता है, जिसे सदुपयोग कहे या दुरुपयोग कहे, अपने अपनी भाषा में आप बता सकते हैं। महेश जी, आप बताइए। जी, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो भी सत्तारूढ़ जो दल होता है, जब भी तो वो अपने सत्ता का इस्तेमाल करता है, प्रभाव का इस्तेमाल करता है और जरियों का इस्तेमाल करता है। जरूरी नहीं है कि उस पर सरकारी मोहर लगे और सरकारी कोई विभाग ही उसे बांटे, लेकिन ये जरूर है कि मतलब जिस तरह का टारगेट, जिसे वो चाहे कहा जाता है संगठन के रूप में या मतलब आपके और से भी जितने भी हैं, एक नरेगा जैसे आपने बताया कि नरेगा का क्यों नहीं है, क्यों नरेगा के लाभार्थी बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं और उनको एक जगह जुटाना, और नरेगा में भी कई ऐसी धांधलियां हुई है, वो भी उजागर हुए हैं और उनमें कई चीजें भी मिली है, तो उससे एक गड़बड़ भी होती थी। किस तरह का मतलब खोदा गया, किस तरह से एक खुद ही खुदाई चीजों को फिर वापस खो गया, उसका पेमेंट हुआ, ये कई चीजें हैं। अभी ये तो कब्र में जितना आप निकालोगे तो और उसमें मतलब क्या होता है ना, लाशें निकलेंगी, गड़े मुर्दे निकलेंगे। तो गड़े मुर्दे की नहीं, वर्तमान में जो है हमारी बात है कि जो भी सत्ता में रहा है उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल, कमियों को दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, कमियों को उसने मतलब दूर करने के उपाय करने चाहिए। कहने का मतलब है जनसंवाद जो इन्होंने नया प्रयोग किया आज इस रूप में हुआ है, हो सकता है कि आने वाली जो मतलब सरकारें हैं या जिस तरह का है, वो शायद इस चीज को और सुधार के रूप में नए तरह से पेश किया जाए। और ये किया जाना चाहिए कि जो कमियां अभी जो वर्तमान में की गई है, पहला अगर नवाचार कहें या नया प्रयोग कहें, उन सब चीजों के लिए कि पहले उसका चिंतन मंथन और कमियां वगैरह जो रही है, जो आलोचना के बिंदु रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में रखिए, उनको दुरुस्त करके फिर आगे और उसको नई शेप में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। यही एक समग्र बात है। अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो निश्चित रूप से है कि प्रतिद्वंदी जो दल है वो निश्चित रूप से उस पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन खड़े करेंगे ही करेंगे, लेकिन जी पक्ष वही है हाँ। कि एनी हाउ सत्ता में बने रहना या सत्ता कोई भी सत्ता को वापस जाना, तो इसके लिए ये संघर्ष रहे और इसी के संघर्ष से आलोचना करें। जी लक्ष्मणकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। इलेक्शन के वक्त किसी फ्लैगशिप योजना को लेकर के जो चर्चा की जा रही थी पिछली बार, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, बालिकाओं से जुड़ी बात हो, स्कूटी की बात हो या फिर दूसरी चीजें हो, स्कॉलरशिप की बात हो, उससे खैरा तो रेवड़ियों की संज्ञा दी जा रही थी उस वक्त। अभी अगर ये लाभार्थियों को फोन दिया जा रहा है या कोई नई योजना में तुरंत ही अगर उसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है, इसे किस तरह से देखें? अब देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पश्चात से हमने लगातार
विकास के काम, जनता की भलाई के काम लगातार जारी किए। हमने 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में कोई बड़ी घोषणाओं की बात आवश्यकता महसूस नहीं की। यदि भामाशाह कार्ड के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम वर्तमान सरकार ने किया तो लगातार पिछले 4 वर्षों से कर रही है। यदि आज राष्ट्रीय योजना के माध्यम से बालिकाओं का उन्नति की ओर अग्रसर काम कर रही है तो पिछले 4 वर्षों से कर रही है। ये जल संवर्धन गाँव के अंदर दशा, पानी की दशा ठीक करने का काम सरकार कर रही है तो पिछले 4 वर्षों से कर रही है। और लगातार एक लंबी एक बात कही सर, एक बात कही है कि लास्ट के 6 महीने में, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि आप लोगों ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई और 6 महीने के लास्ट के जो डिसीजंस थे उसकी जांच भी करवाई है। अब वो लेकिन नहीं, मैं जो आपको कहना चाहूँ, आपने कहा कि अनाउंसमेंट हमने कुछ भी नहीं किए हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ। हाँ, या तो आप बता दीजिए कि हमने ये अनाउंसमेंट किया, नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, लंबे समय से अगर कोई सरकारी संपत्ति पे कोई किराएदार है, उसको मालिक बना दिया आपने। जनता के हित में हो सकता अच्छी पहल है, लेकिन उसके आगे दूरगामी परिणाम और भी होंगे कि किराएदार फिर को खाली नहीं करेगा। एक बात, बारानी जमीन जो बॉर्डर एरिया में है, उसमें आप अभी उसे अलॉट करने का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसका मुझे लग रहा है कि कई जगह हो सकता है उस जगह कुछ समर्थन में मिला, कुछ इसका विरोध भी करेंगे। अभी जिससे डिजिटल फैमिली योजना, जिसका अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री कर रही है, किया है जिन्होंने 500 रुपए में मोबाइल का जो आपको मालूम है उस योजना का, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के अगर वही बात कहें तो, क्योंकि देखिए पिछली पूर्ववर्ती सरकार को आप लोगों ने कटघरे में खड़ा किया, चाहे तो 6 महीने के अनाउंसमेंट की बात हो या फिर, हाँ जी बताइए। जी, कटघरे में खड़े करने का बात ये होती है कि जिनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं, वित्तीय बातचीत नहीं हो, जिनके रिफाइनरी जैसे मुद्दे पर जहाँ जमीन को लेकर वापसी तक नहीं हुई और रिफाइनरी का शिलान्यास की बात करते हैं, ऐसी सब चीजों कटघरे में खड़े करने की निश्चित आवश्यकता थी। लेकिन जहां तक सीधे तौर पर आप जिन योजनाओं की बात की, जनता जुड़े हुए पहलू है। आज यदि भामाशाह कार्ड के माध्यम से यदि गरीब आदमी को 500 रुपए में मोबाइल मिलता है और वह बाद में उसको 3 वर्ष बाद 500 रुपए वापस मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से जनता को उसकी सरकार की योजनाओं को सीधे तौर पर उस मोबाइल पर देखकर सरकार की योजना का लाभ उठा सके, तो मैं समझता हूं अनुकरण उदाहरण साधुवाद की पात्र है मुख्यमंत्री जी। सीधे तौर पर पहली बात, मैं एक लंबी चर्चा यहाँ पर चल रही थी, मैं माननीय आसोपा साहब ने चुनाव आयोग के पोस्ट पर खड़ा था। देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी बन गई है, चुनाव हारो तो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा कर दो, यदि कोई घोषणा सरकार अच्छी दिख रही तो चुनाव के पोस्ट पर प्रश्न खड़ा कर दो। इस हिंदुस्तान के अंदर चुनाव आयोग की स्वतंत्र संस्था है, उस पर बार बार प्रश्न खड़े करते हैं। जब चुनाव जीतते हैं उस समय ईवीएम खराब है, इस बात पर ध्यान नहीं आता, लेकिन चुनाव हार जाएंगे तो पूरे देश के अंदर ईवीएम पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस ने पुरुष की है। तो इस बात का जब तक आपने मेहर, चौकसी और अन्य बहुत बात कही, इन सबको लोन देने का काम या नीरव मोदी को लोन देने का काम किया तो आपने किया, माल्या को आपने लोन देने का काम किया आपने किया, और राज्यसभा मैं आपको प्लीज आप बोल रहे हैं, और राज्यसभा के सांसद आपके साथ मिले तो एक लंबी फहरिस्त आप लोग आपके टाइम की है, लंबी समर्थन से आप दस बयान नहीं करें, कुछ भी बोल आप दस बयान नहीं करें, और जिस प्रकार की फेस्ट आपकी लंबी चौड़ी फेस्ट है, उन सबका सम्मेलन आप कर ले, आप तो ईमानदार हो ना, विपक्ष भी बुलाकर कर ले, ज्यादा ठीक होगा। पहली बात, अब मैंने आपको बड़ी बेखूबी से आपको सुन रहा था, आपने कई सारी बातों को नीचे तक, मुख्यमंत्री जी आप तो हमारे मुख्यमंत्री, हमने घोषित कर दी, हम खुश हैं, राजस्थान जनता खुश है, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खुश है, लेकिन आप तो भी तय कर ले कि आप घमासान थे मुख्यमंत्री कैंडिडेट को, ये तय कर ले, जहां आप लड़ रहे हैं वहां चिंता कर रहे हैं, उसकी चिंता अपनी पार्टी की है, हमारी पार्टी चिंता नहीं करें। गहलोत गुट से आए हैं या आप सीपी जोशी गुट से आए हैं या पायलट गुट से आए, ये बता दें, वक्ता बताए चिंता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपने यहाँ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, राजस्थान की जनता की मुख्यमंत्री है, राजस्थान की जितनी जनता की पूरी जनता की मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं है। यदि गहलोत मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान की जनता के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री है। यहाँ पे सुन ले, हाउस की डिबेट नहीं हो रही, हाउस की डिबेट नहीं हो रही, यहाँ पे पॉलिटिकल चर्चा करें, कहीं भी चर्चा करें, जो मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, मैं ये कहता हूं पार्टी की राजस्थान के मुख्यमंत्री है, हम क्यों आए मुख्यमंत्री चेहरे की बात हो रही है। मैंने आपको, अब यही तो आपकी बौखलाहट है, माननीय मुख्यमंत्री गौरव यात्रा भीड़ उमड़ रही, ये बौखलाहट है आपकी। देखिए योगेंद्र जी सीधे तो बोले पूरा हेलीकॉप्टर से जा रही है, बाड़मेर में यात्रा कर रही है, आप राजस्थान, आप सुन ले, बाड़मेर में सब जगह हेलीकॉप्टर। आपकी गंभीर प्रश्न है, आप सुन नहीं सकते क्योंकि आपकी बौखलाहट है, सुनना आपका माध्यम नहीं है, सुन नहीं सकते ना आप। देखिए राजस्थान की जब मुख्यमंत्री बनी, बीमारू प्रदेश की बार बार बात करते हैं और बीमार से निकालने की बात करते हैं, हमने 3 सह पर काम किया, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। 3 लाख करोड़ एक बार सुन ले, 3 लाख करोड़ का जवाब दे दो, देंगे उसका जवाब, सबका अब ये दे दूंगा, सब चीजें जवाब दे दूंगा आपका। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, 3 पर हमने काम करने का प्रयास किया। ग्रामीण गौरव पथ के नाम से सड़कों का विकास करने का काम ये किसने किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
यदि रोजाना सड़कों का यदि आपने 2 किलोमीटर बढ़े 14 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन राजस्थान की सारा समय समाप्त करें। मुख्यमंत्री की स्वराज संकल्प यात्रा में सड़कों इनके बाद जवाब जवाब स्वास्थ्य के माध्यम से सीधे तौर पर भामाशाह योजना के माध्यम से काम किया है। यदि आज 90 लाख परिवारों को फायदा मिला है सीधे तौर पर तो भामाशाह कार्ड के माध्यम से मिला है। गरीब आदमी 40 में इलाज करा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के माध्यम से करा रहा है, भामाशाह योजना के माध्यम से करवा रहा है। अब आपकी बौखलाहट यहां पर दिखती है। यदि शिक्षा के अंदर आमूल परिवर्तन कर गांव का ढाणी प्राथमिक स्कूल खोले गए तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने किया। शिक्षा क्षेत्र अग्रणी काम राजस्थान सरकार ने किया। यदि सरकारी स्कूल नामांकन बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय बढ़ा। ये उपलब्धि के तौर पर गिना जाने वाला विषय है। तो इस सब को लेकर कांग्रेस के लोगों में बौखलाहट सामने। मेरा छोटा सा सवाल है जो मिस्टर आसोपा पूछना चाह रहे थे कि 3,10,000 करोड़ का कर्ज पहुंच गया। देखिए राजस्थान के विकास का विजन, वो विजन के साथ आपके किए गए कार्य, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, आपने किन परिस्थितियों में 2,29,000 1,19,000 से अधिक पे आपने इसको लगा छोड़ा था। आज वर्तमान स्थिति देखते राजस्थान का समग्र विकास और विकास की योजना उसको फलीभूत करने के लिए राजस्थान सरकार काम कर रही है। आपने उस समय काम नहीं किए। आपने जो काम किए उस समय आपके जब सड़कों का विकास कर पाए। ऑडिट कराइए, आप ऑडिट करा लो। ऑडिट चल रही है। और यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ, बार बार मुख्यमंत्री जी को लेकर के 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा कांग्रेस सरकार अखबारों की आसोपा जी आपने एक मातृ आयोग का गठन भी किया। 5,000 करोड़ माननीय कोर्ट ने क्या किया, आपको वापस सौंप दिया और माननीय मुख्यमंत्री पाक साफ सिद्ध हुई। बार बार आपकी बौखलाहट यहीं पर दिखती है कि माननीय मुख्यमंत्री चेहरा जब भी आपके सामने आता है ना तो कांग्रेस लोगों में डर व्याप्त हो जाता है कि राजस्थान लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री की चल रही है। इस गौरव यात्रा को देखकर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के होश उड़े हुए हैं उन सबको देखकर यहां पर लगने लगा कि आपकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को भामाशाह कार्ड के माध्यम से मोबाइल देने का काम किया है उससे तो आपकी बौखलाहट और बढ़ गई है। मैं सचिन जी जो सुन रहा था लग रहा था सचिन जी की शैली से लग रहा था कि बौखलाहट बढ़ गई है, घबरा गए आज भी। इस सम्मेलन को देख के चले आपका क्या सवाल है पूछ लीजिए, लक्ष्मीकांत जी देंगे आपको जवाब। मैं 3 सड़कों के नाम लेता हूँ। 13 जून 2013 को नदबई में रात के 9 बजे भाषण था मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार भाजपा की ओर से उनका कि मैं हलेना से खाना खा के आई थी, सोचा क्या खाना भारी हो गया, ऐसे ही बोली हूँ, वीडियो है मेरे पास, और कहा 15 मिनट में मेरा खाना पच गया, 15 मिनट में मेरा खाना पच गया। सड़कें ऐसी है, मैं यहीं बैठे अपन, फोन कर लो, हलेना से नदबई की सड़क उसी हालत में 5 साल हो गए। एक दूसरी मुझे पता नहीं, या तो आप रिकॉर्डिंग लेकर के जनता को दिखा देते या अलग बातें नहीं करते, दिखाई रहे हैं, ठीक होता, दिखा देते ठीक रहता है, लेकर जाना चाहिए थी। और जिन बातों में प्रमाण नहीं है उन बातों करके नहीं करनी चाहिए। यदि प्रमाण आपके पास तो बात ठीक रहेगा। दूसरी प्रमाण के साथ बात करें, फोटो लेकर के आते, वर्तमान फोटो लेकर के आते, बात करते ठीक होता। 4 भुजा से सांवलिया, पिछली बार यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा सांवलिया जी से कपासन की सड़क हालत इतनी खराब है, मैं तो भगवान के दर्शन और ऐसे जोड़ जाके देख ले, ठीक है। कपासन से सांवलिया, प्रमाण पत्र कपासन से सांवलिया 30 किलोमीटर 2 घंटे लगेंगे आपको, आज भी 2 सड़क। हम मतलब ये काम कब से नहीं हुआ? आजादी के बाद काम नहीं हुआ कि अभी नहीं हो पाया? 5 साल में नहीं हुआ, 5 साल में। पहले तो वही सड़क, तीसरी सड़क, सड़क में गड्ढे हैं सर, तीसरी सड़क में गड्ढे हैं। लूणगढ़ सर से सरदार शहर, उस पे चले जाओ आप कहो। मतलब ऐसे सड़कों के दुनिया भर की सूची हमने इकट्ठी कर रखी है जो विधानसभाओं में हमारे जो प्रत्याशी होंगे वाली बता देना, नहीं चुनाव में बताएंगे, चुनाव में बताएंगे। पंचायत कही बोलते नहीं है, दूसरी बात आपने कही आपकी माथुर आयोग को छोड़िए, हम तो ये कह ही नहीं रहे ना, हम तो कह रहे हैं आपने बड़े आयोग का गठन आपने किया, मुख्यमंत्री जो बेदार निकल गई, माफी मांगी ना इसके लिए कि हमने गलत आयोग का गठन किया, माननीय मुख्यमंत्री गलत आरोप आपने लगाया। आपने दूसरी गठन किसने किया? एक और सुन लीजिए, बोलिए। दिवंगत भैरव सिंह जी के दिए हुए बयान अब ले आते बढ़िया रहता है, अखबारों में आयोग का गठन किया, फीस हो गई आपकी, मांगनी चाहिए कैलाश मेघवाल आपको, इस प्रदेश की जनता से उसी समय कैलाश मेघवाल ने 5,000 करोड़ का लगाया। अभी 1 साल पहले बजरी पे किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ का लगाया,
करते हैं और आपके एक साथ एम्बुलेंस पूरी फॉर्मल बिल पर चल रही है, उनकी बात नहीं करेंगे। मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री बात उसकी बात नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री कई बार आरोप लगाए, माफी चाहूंगा, आज भी कभी उनकी चूड़ी पर बच्चे खड़ा करते हैं, कुर्सी पर बच्चे खड़ा करते हैं, यही काम करते हैं। महारानी कहते हैं उन्हें, आप गलत चीज बयान देख रहे हैं, आप लोग बात करते हैं लोकतंत्र में महारानी रोज करते हैं, महिला का बार बार जिस पर टिप्पणियां महिला पर करते हैं, आप जो बोलते हैं महिलाएं देख रही है, माने कि आप बोलते वही बोलते हैं। आपके मेले गलत जी परसों बोल रहे थे उन पर, यही तो बोले टिप्पणियां उनकी बोल रही और साड़ी इन पर लेकर कर रहे थे, वेशभूषा बोले। चलिए मेरा आखिर सवाल एक महेश जी से है, मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को। महेश जी देखिए, ये सियासी पारा तो ऐसी चलता रहेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ही आक्रामकता राजनीतिक दलों की बढ़ेगी। हम बात दो ही दलों की कर रहे हैं, कई ऐसे दल हैं वो भी बीच में आएंगे और इसे राजनीति का रोमांच कह सकते हैं या फिर इसे ये कहें कि एक कवायद कही जा सकती है जो एक रोचकता पैदा करती है इलेक्शन में, और शायद इसी का नाम एक सियासत है। लेकिन सियासत के साथ साथ आधुनिकता आ रही है, बात सही है कि संसाधन नए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ पे। देखिए, गिरावट की जहां आपने बात की, निश्चित रूप से ये इसे कहते हैं कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक मंचों से एक गिरावट। दूसरा ये है कि सरकार के संसाधनों को जिसे आप लाभ देना चाहते हैं, उसे लाभ को आप अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं, जबकि विकास और आम गरीब को लाभ पहुंचाने का आपका लक्ष्य हर पार्टी का होता है, उनके चुनाव घोषणा पत्रों में होता है और उनका लक्ष्य भी यही होता है और उन्हें करना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, न कि वो उसे प्रचार के रूप में उसको अपने हित में साधने का उसको लक्ष्य बना। बहुत बढ़िया। तो चलिए, खास खबर में हम चर्चा कर रहे थे लाभार्थी सम्मेलन या लाभार्थी जन संवाद कार्यक्रम। अपना अपना नजरिया, अपना अपना अंदाज हर राजनीतिक दल का होता है और ये एक सरकार का एक नया पैतरा, सगुफा या नवाचार कह सकते हैं कि किस तरह से लाभार्थियों को बुलाया जा सके। सम्मेलन पहले भी होते रहे हैं और अभी भी सम्मेलन की दृष्टि से देखें तो कोई नई बात नहीं। नई बात सिर्फ इतनी है कि लाभार्थियों को बुलाया जा रहा है, अलग अलग फेजेस में बुलाया जा रहा है, किस तरह के लाभार्थी हैं, उनको क्या मकसद के साथ में बुलाया जाता है। कहा तो जनसंवाद कार्यक्रम होता है, लेकिन वो जनसंवाद महज इतना संवाद होता है कि आप अपनी बात उन लाभार्थियों तक कह पाते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जो अपने प्रोडक्ट को बुलाने के लिए आप उसमें भरपूर कोशिश कर सकते हैं। ये एक नया इनोवेशन ऑफ द पॉलिटिकल कैरियर या पॉलिटिकल एडवेंचर कह सकते हैं इसे, जिसका लाभ अब कितना पॉलिटिकल पार्टीज को मिल पाएगा या लाभार्थी हैं वो उस वो डाइवर्ट हो पाएंगे, ये भविष्य का सवाल है जिस पर उसी दिन उत्तर मिलेगा जब आप और हम इलेक्शन परिणाम पर चर्चा कर रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।